बुलिंग होती क्या है और इसे हल्के में क्यों लिया जाता है। बुलिंग घरों में भी होती है, बुलिंग स्कूल्स में भी होती है, बुलिंग प्लेग्राउंड में हो रही है। 49 ईयर ओल्ड एक टीचर है जो कि सेक्सुअली असॉल्ट करता है माइनर स्टूडेंट्स को चमोली में। जहाँ तक आपने कहा ISBT में या कहीं भी गैंग रेप हुआ तो समाज का स्तर गिर रहा है। मतलब इफ़ आई हैव माई वे, मुझे नहीं लगता नेट ने हमारी बहुत मदद करी, कंप्यूटर मेड थिंग्स ईजी फॉर अस, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी क्या मदद करी, मेरे को नहीं दिखता कि उसने हमारी कोई मदद। मिड डे मील की बात करते हैं कि आपके संज्ञान में ऐसी आती हैं कंप्लेंट्स, जैसे कई केसेस हैं कि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन वाला नहीं मिल रहा है, विटामिन्स की कमी हो रही है, तो उस केस में आप क्या कदम उठाती नहीं, हैं? हमारे पास आते भी हैं, हम लोग विजिट्स भी करते हैं, हम जाके मील का ICDS के आंगनवाड़ी केंद्रों का इंस्पेक्शंस भी करते हैं। ज़्यादातर प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होती हैं। मैम, एक लास्ट ईयर में आपने एक मदरसा का निरीक्षण किया था और काफ़ी परेशानी वाली बातें आपने वहाँ इन्वेस्टिगेट की थी मैम। कि छोटी छोटी स्पेसेस में 100 बच्चे हॉस्टल में रखे हुए थे, ना वहाँ पे हवा, ना पानी, ना खान पीन का सही। अब हम बात कर रहे हैं चाइल्ड बेगिंग यानी कि बाल भिक्षावृत्ति की बात कर रहे हैं मैम। मैम, एक बहुत गंभीर समस्या ये आजकल है ना? क्या नीति है बच्चों को इस दलदल से निकालने की? पेरेंट्स उसको सप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम सोच रहे हैं, पर गलत क्या हो रहा है कि अगर वो 10 रुपये कमा रहा है तो माता पिता को 4 ही दिखा रहा है, 6 से वो वाइटनर सूंघ रहा है, कुछ उल्टा सीधा और नशा कर रहा है। चाइल्ड राइट्स के बारे में कौन कौन से राइट्स हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, प्लस अगर बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो वो किस प्रकार से अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? हर बच्चे के लिए एक ब्लैंकेट नंबर है 1098-1098। 24 घंटे 365 दिन आपके लिए उपलब्ध है किसी भी तरह की शिकायत हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति उनियाल। पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गीता खन्ना, जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के अध्यक्षा हैं। आज मैम से हम खुलकर बातचीत करेंगे कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए सीधा बातचीत करते हैं मैम से। गीता मैम, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैम, हम लोग कोशिश करेंगे छोटे से पॉडकास्ट में उन सभी समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए, जिससे कि माता पिता हो या बच्चे हो उनको मदद मिल सके कि वो इन सब समस्याओं को कैसे फेस करें। सबसे पहले में हम लोग बातचीत करना चाहेंगे बुलिंग के बारे में, है ना? अभी आपने जयपुर का केस देखा होगा, जिसमें एक अमायरा जो बच्ची थी उसके सुसाइड कर लेती है, वो बुलिंग बार बार वो कंप्लेंट करती है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी काफ़ी ऐसी कंप्लेंट आ रही हैं। तो मैम, आसान शब्दों में पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बुलिंग होती क्या है और इसे हल्के में क्यों लिया जाता है? हाँ, उत्तराखंड में अभी आई थिंक 2 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज के कुछ बच्चों को जिनको सस्पेंड किया गया है, उनका फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलग करेंगे, इस तरह का एक एक्शन हुआ है मेडिकल कॉलेज के लिए। बट बुलिंग खाली कॉलेजेस में नहीं होती है जहाँ पे एंटी रैगिंग लॉज बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाते हैं। बुलिंग घरों में भी होती है, बुलिंग स्कूल्स में भी होती है, बुलिंग प्लेग्राउंड में हो रही है, बुलिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो रही है। तो बुलिंग हर उस जगह हो रही है जहाँ बच्चा है, जहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप्स, जैसे कि जो थोड़ा शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है या बाय नेचर डोमिनेटिंग है, तो वो कोशिश करता है कि जो बाकी हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से उससे नीचे हैं, उम्र में कम है या और किसी तरह की परफॉर्मेंसेस में उनसे कम है, उस पर वो डोमिनेट करे। अनरीजनेबल डोमिनेशन। कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर मैं अपना अतीत में जाऊं तो रैगिंग वाला जो वर्ड यूज़ करते थे, लूजली स्पीकिंग, वो एक बहुत सुंदर कम्युनिकेशन चैनल था। सीनियर्स हमारी प्रतिभाओं का टेस्ट लेते थे, डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, इतने जंप्स लो, विच वॉज अ वेरी हेल्दी इंटरेक्शन, जिसमें कि बड़े छोटे के जो बीच में हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारे को किसी तरह गाइड करते थे और इस तरह से मेल जोल होता था, प्रतिभाओं का भी अनावरण होता था। बुलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। उसका इंटेंशन ही डैमेजिंग है, जब हम उसे दबाना चाहते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को किल करना चाहते हैं। फिजिकल बुलिंग होती है, मेंटल बुलिंग है, बौद्धिक रूप से भी हम जब दूसरे को उसके आचरण में, और ऐसा करने के लिए
हमें सजग होना, हर किसी को। बुलिंग विल कम टू मी शायद बहुत लेट, जब बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे आपने कहा जयपुर में सुसाइड ही कर लिया, सो वो तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम है। बट एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज सिविल सोसाइटी, हमारे को ये एक नज़र पैदा करनी होगी वेयर वी कैन आइडेंटिफाई बुलिंग अराउंड अस, कि बड़ा भाई छोटे भाई को तो बुली नहीं कर रहा है, कज़न तो बुली नहीं कर रहा है, दोस्त बुलिंग कर सकते हैं। सो फॉर दैट एक पारखी नज़र, एज इन जब आप देखें कि डोमिनेंस जो है वो एक बाउंड्री से ज़्यादा है, तो मुझे बुलिंग का, और उसमें आइडेंटिफाई करना बुली करने वाले की और बुली होने वाले की, दोनों की काउंसलिंग करना। काउंसलिंग एज इन जो बुली हो रहा है उसका तो मानसिक संतुलन बिगड़े ना, वो बहुत डिप्रेशन में ना चला जाए, डर ना जाए, ट्रॉमा ना हो जाए उसका ब्रेन में, उसकी तो उस बारे में करनी है। जो बुली करने की कोशिश कर रहा है उसको उसमें सुधार लाने के लिए, बिकॉज आज वो बच्चे को बुली कर रहा है, कल को उसका सामाजिक जीवन, एज अ बॉस वो अपने जूनियर को बुली करेगा, यू नो, एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ वो अपने स्पाउस को ईदर वेज बुली करें, तो परिवार में भी सामंजस्य बिगड़ेगा, सामाजिक संरचना में बहुत दिक्कत आएगी, ग्रोथ उसकी भी रुकेगी। तो जो बुली करता है वो शॉर्ट टर्म तो शायद आगे निकल जाएगा, यू नो, मैं आई एम द बॉस, बट लॉन्ग टर्म उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हमें बुलियर को भी और बुली होने वाले दोनों को आइडेंटिफाई करके काउंसलिंग करनी चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे लॉज हैं। बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर विद्यालय में बाय नॉर्म एक काउंसलर होना चाहिए और टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो दोनों को रेफर कर सके। परेशानी कहाँ आती है? यू कॉल द प्रिंसिपल एंड शी से, हाँ जी मैंने देखा था पर मैंने समझाया था। टीचर कहेगी मैंने बहुत कहा पर वो माना ही नहीं। अब जब उनसे आप पूछिए कि आपके स्कूल में काउंसलर है तो दिल से यस, तो फिर आपने काउंसलर के पास क्यों नहीं भेजा? बिकॉज प्रॉबली द काउंसलर इज नॉट डूइंग काउंसलर का जॉब, उससे तो आप 4 क्लासेस भी करवा रहे हैं, एग्जाम के पेपर की कॉपी। तो एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड काउंसलिंग, यही जवाब है। ओके मैम, मतलब आपका ये कहना है कि स्कूल्स में एज ए काउंसलर्स भी अपॉइंट होने चाहिए जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करें। यहाँ क्या हो रहा है कि बाय लॉ है, दिस इज बाय लॉ। एग्जैक्टली मैम, पर ये है स्पेशल एजुकेटर बुलिंग का एक और बड़ा कारण है, जब बच्चे की कुछ भी हैंडीकैप हो, वो फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हो, जरूरी नहीं कि वो लिम्प करता हो या वो बात करने में ढंग से बोल ना पाता हो या उसका आईक्यू थोड़ा कम हो, सॉफ्ट तारे जमी टाइप का डिसलेक्सिक है, ऑटिस्टिक, कुछ भी उसकी छोटी सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो जब वो उसको कोप अप नहीं कर पाता है तो भी लोग उसका मजाक बनाते हैं, वो भी एक बुलिंग का फॉर्म है। तो स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर आर अ मस्ट। जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप ज़रूर पूछिए वेयर इज़ द काउंसलर, मैं मिलना चाहूँगी, वेयर इज़ द स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि वो आइडेंटिफाई तभी करेंगे। टीचर्स की ट्रेनिंग होना मस्ट है कि वो डिसलेक्सिक बच्चे को आइडेंटिफाई करें ताकि वो हरास ना हो। बिल्कुल, वो ट्राई को TRY की जगह TYR लिखे तो उसके नंबर ना कटे, बट उस पर हम काम कर सकें। वही ज़रूरत है अच्छे एजुकेटर्स की मैम। ओके मैम, अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरी बहुत बड़ी समस्या है, वो फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ की बच्चों में। मैम मैं कुछ केसेस एक्चुअली इसलिए रखना चाह रही हूँ क्योंकि एक हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे हम कम्युनिटी के मेंबर हों, कि वो पहचान सके कि उनके बच्चे को वाकई में प्रॉब्लम है। तो मैम कुछ जैसे केसेस हैं, एक आपका ना 49 ईयर ओल्ड एक टीचर है जो कि सेक्सुअली असॉल्ट करता है माइनर स्टूडेंट्स को चमोली में, एक ये केस आया था। एक आर्मी कांस्टेबल, वो एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल चमोली की, उसको मॉलेस्ट करता है। नैनीताल चाइल्ड असॉल्ट केस आया था, 12 साल की लड़की है, उसको असॉल्ट किया जाता है एक 73 ओल्ड मैन के द्वारा। इसी तरीके से मैम लड़कियों का गैंग रेप होता है देहरादून बस स्टैंड में। एयरफोर्स एम्प्लॉय अपनी ही डॉटर का रेप करता है, जो कि सिर्फ मात्र 5-6 साल की बच्ची है। वो 2 ऑटिस्टिक ब्रदर्स, बल्कि इस वाली केस को तो मैं आपको अलग से डिस्कस करना चाहूँगी मैम। ये केसेस एयरफोर्स ऑफिसर एग्जैक्टली इसका मैम, 2 दिन पहले 20 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट इसको पॉक्सो के
तहत बिल्कुल सज़ा मैम। सुनाई गई है। सो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बिल्कुल मैम। आइडेंटिफाई आप तब करेंगे जब आप देखेंगे कि जो क्रिमिनल है, जो क्राइम परपेचुएट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो अननेसेसरी की नज़दीकियाँ रखेगा, उसको शैडो करेगा। बच्ची, मान लीजिए वो भाई है, कज़न है, या वो एम्प्लॉय है, तो वो ना उसकी सेफ स्पेसेस के आसपास जो होनी चाहिए सेफ, उसमें उसकी प्रेजेंस रहेगी। या बच्ची अपनी उन स्पेसेस में जहाँ वो प्रेजेंट रहता है जाते समय डरेगी। सो ये बहुत सॉफ्ट स्किल्स हैं जो मैंने कहा ना हमें जनरेट करनी पड़ती हैं। लेकिन जानेंगे कैसे आप? बच्ची के बिहेवियर में सहमापन होगा, बट अगर आप उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चे से लगातार वार्तालाप करिए। एज अ टीचर आप आइडेंटिफाई करिए, एज अ पेरेंट आप आइडेंटिफाई करिए। वो जो क्लास टीचर मॉलेस्ट कर रहा है, अभी यहाँ आने से पहले मैंने डीजी एजुकेशन को चिट्ठी लिखवाई है कि उसकी ट्रांसफ़र कर दी, नौकरी से हटा दिया। बट ये टीचर वाले मामले कई आ गए इन दिनों में। सो वी नीड टू डू अ ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द टीचर्स ऑल्सो एंड द पेरेंट्स, कि वो कहेगा कि मेरे को ना उस वाले सर के नहीं पढ़ना है, मुझे वो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता है। एंड वो टीचर भी, द अदर स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई, अदर टीचर्स कैन आइडेंटिफाई कि वो अलग से बुलाएगा, उनके साथ एक स्पेशल क्लास की बात करेगा, उनको कहेगा आफ्टर स्कूल मैं आपको पढ़ाऊँगा, या आप मेरे घर आना, मैं आपसे अलग से डिस्कशन करूँगा। सो वन इज़ कि कहीं भी ऐसा कोई रेपिटेटिव बिहेवियर है तो आप उसको देखिए, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ जब एक अच्छा संवाद बना के रखेंगे, और बेटा स्कूल में अच्छा मैडम ए कैसी हैं, प्यार करती हैं ना, डांटती तो नहीं है, मैडम बी कैसी हैं, सी सर कैसे हैं। सो बार बार जब भी वो स्कूल से आ रहा है तो 10 मिनट उससे उसके स्कूल के बारे में आप बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस वाले को स्किप कर जाएगा, या उस क्वेश्चन के आंसर पे बच्चा या बच्ची डर जाएगी। जहाँ तक आपने कहा IASBT में या कहीं भी गैंग रेप हुआ, तो समाज का स्तर गिर रहा है। मोरालिटी एज अ यू नो सोसाइटी, हमारे अंदर बहुत सारे डिग्रेडेशन आए, उसका ही मैनिफेस्टेशन ये होता है। एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन द एक्सेसिव पोर्न एंड सच मटीरियल, ऑफेंसिव मटीरियल जो हम बिना ज़रूरत के हमें परोसा जा रहा है। और ये एक ऐसा है ना कि ह्यूमन बीइंग, जनरली ह्यूमन बीइंग उसको देखने के लिए टेम्प्ट होता है, और जब देखता है तो उत्तेजित भी हो रहा है, गलत हरकत भी कर रहा है। सो वन इज वी रियली नीड टू कंट्रोल द कंटेंट, और समाज है उसकी डिटोरिएशन है। तो क्रिमिनल, हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी, फ्रॉड बहुत हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। एज हम बच्चे को सिर्फ बच्चा ना देख के उसके अंदर जब हम अपनी हवस की पूर्ति का माध्यम देखेंगे, तो डेफिनेटली सच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, विच इज़ एक्चुअली वेरी सैड। बट आई थिंक ये गिरते हुए समाज का आईना है। Doctors are not as good as doctors used to be, and doctors are not treated as good as they used to be. Teacher is not the teacher that used to be, but साथ ही में हम भी अपने गुरुजनों को वो शायद रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। पड़ोसी को पड़ोसी का वो दर्द नहीं है, रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है। तो जब परिवार टूटते हैं, आइसोलेशन आता है, तो एक बहुत कॉमनली मैं ये कोट करती हूँ कि पहले हमारा बच्चा कभी भी घर में अकेला नहीं होता था, कोई दादी, नानी, बुआ, मासी, चाचा, चाची, कोई ना कोई रहता था। इवन इफ एवरीवन हैज़ गॉन, तो पड़ोस की आंटी रहती थी,
जो इस बात पे नज़र रखती थी कि खाली घर में कौन आता है, हु इज़ अननेसेसरी विजिटिंग द हाउस व्हेन द मदर इज़ अवे। और बिना सीसीटीवी कैमरे के भी हमारा सर्वेलेंस बड़ा सटीक था। अब हम सीसीटीवी कैमरा करके क्राइम को सॉल्व करने में तो माइट बी इट हेल्प्स, बट वो समाज का सर्वेलेंस नहीं कर पाता ना सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि पहले पड़ोस की आंटी को रहते कौन आया, क्यों आया, और जब वो माँ को बताती थी तो माँ उस पर एक्शन लेती थी और उसको थैंकफुल होती थी। अभी वो कहते आया तो तुम्हें क्या, तो आंटी भी बोलती है मुझे क्या। तो वी हैव बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड, इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, इनटॉलरेंट हो रहे हैं एज अ सोसाइटी, एंड दैट इज द रिजल्ट। कहीं ना कहीं कम्युनिटी का रोल आ जाता है मैम वो सेंसिटाइजेशन में। गीता मैम, एक केस था पेंसिल बॉक्स स्कूल का, वो मैंने बल्कि आपका काफ़ी देखा भी था। दो ऑटिस्टिक ब्रदर्स जो कि 9 और 13 साल के बच्चे थे, और फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उनका, वहीं के स्टाफ मेंबर ने किया था, और उनको सिगरेट से भी बर्न किया गया था। दिस वाज वेरी है सैड ना मैम, रियली। तो मैम इस केस के बारे में आप थोड़ा बताइए। जो चला रही थी इसको, उस लड़की को हमने कुछ दिन पहले सम्मानित भी किया था, बिकॉज शी वॉज टेकिंग गुड केयर ऑफ ऑटिस्टिक डिसेबल्ड चिल्ड्रन। स्कूल के थ्रू एक डे स्कूल चला रही थी वो, और फिर उसे लगा कि कुछ पेरेंट्स ने कहा ना कि वो रोज़ छोड़ने नहीं आ सकते, लेने नहीं आ सकते, तो वाई डोंट यू स्टार्ट अ हॉस्टल। उसने एक अपने ही उस घर में किराए के मकान में ऊपर के फ्लोर पे 2 कमरों में वो हॉस्टल शुरू करा, और ये बच्चे उसके पास आ गए। जब बच्चे की गिनती बढ़ी तो उसने सोचा कि मैं रात के लिए हेल्प हायर कर लेती हूँ, बिकॉज अब फीस आ रही थी। उसे लगा आई कैन अफोर्ड अ हेल्प नाइट स्टाफ, ताकि मैं अपने घर जाके सो सकूँ। नाउ दिस बॉय हैड अ डिग्री इन डिसेबल्ड चिल्ड्रन के केयर में, उसके पास एक डिग्री थी। उसने वो डिग्री देखी, बनारस से आया था वो लड़का 24 साल का, और उसको वो काम दे दिया। और उसे कुछ हफ्ते ही हुए थे उस लड़के को आए हुए, और उसने उनको टारगेट कर लिया। ना हियर कम्स द क्रक्स। डिग्री आपको एम्पैथी नहीं देती है, क्वालिफिकेशन देती है। जैसे कि हर क्वालिफाइड बंदा एजुकेटेड नहीं कह सकते, डिग्री होल्डर तो सब हो जाते हैं, लिटरेट, पर क्या एजुकेटेड हर कोई होता है? नहीं। ऐसे ही वो बंदा डिसेबिलिटी में डिग्री लेके आया था, पर उसमें कोई एम्पैथी नहीं थी। उसका प्रॉबली फोकस ये था कि मैं डिसेबल्ड बच्चे हैं तो रिपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे, ये ऑटिस्टिक बच्चे थे कम्युनिकेट नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। ये जो माँ थी, ये दोनों भाई थे, जो माँ थी ये उसको जब लेने आई तो वो भेज नहीं रहे थे, बट और सिंगल मदर थी तो मजबूरी में उसने अपने बच्चों को यहाँ पे करा था। लेकिन उसने बहुत इंसिस्ट करा और बच्चों ने किसी तरह से उनको कम्युनिकेट कर दिया। देन वो जो माँ जहाँ काम करती थी, दैट लेडी जो मालकिन थी उसकी माँ की, शी न्यू द पुलिस ऑफिसर, एंड हमें बात पता चली। अब गलती कहाँ थी? तो आई कैन नॉट राइट ऑफ कि उसकी कोई गलती नहीं थी। स्कूल चलाने वाली लड़की की गलती क्या थी कि उसने पुलिस इन्फॉर्मेशन नहीं करा, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, प्रोसेस चल रहा था, हमने देखे फॉर्म, वो भरवा रही थी फॉर्म, बट ये आम तौर पे हो रहा है, किराए में दे दिया था, अब हम उसका वेरिफिकेशन कर रहे थे, अब हम पुलिस को बताने वाले थे। ज़्यादातर क्राइम्स आप अगर देखेंगी तो बाहर वाले, रिसेंटली कोई जो बाहर से आया है, माइग्रेट है, उनके द्वारा होते हैं। अब ये भी आया था, उसको पहले ही नौकरी दे दी और पहले ही काम पे अकेला छोड़ दिया रात के समय, लेकिन उसका पुलिस वेरिफिकेशन, और उसके बाद हमने का वो भी निकाला था कि किसी भी होम में काम करने वाले, जहाँ स्पेशली डिसेबल के बीच में, तो उनका एक साइको सोशल असेसमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ असेसमेंट ऑन देयर एम्पैथी, कि वो इस लायक हैं कि डिग्री ओनली शुड नॉट सफाइस। और आप अगर उसका पहले से उसकी हिस्ट्री, पुलिस वेरिफिकेशन देते तो पुलिस जहाँ से वो आया था वहाँ से उसका हिस्ट्री और कंडक्ट आपको लेना चाहिए था, बिकॉज डिसेबल्ड बच्चों को आप रात के समय, तो इससे ज़्यादा निरीह कौन है ना, वनरेबल कौन है इससे ज़्यादा? ऑटिस्टिक
डिसेबल्ड बच्चे इससे ज़्यादा, एंड वो भी छोटी उम्र के, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ बताएंगे? NIVH में भी एक ऐसी केस हुआ था मैम, Yes, है ना, ऐसे वो बहुत बच्चा केसेस हुए blind। हैं, ब्लाइंड So, बच्चे भी। वही है ना कि गिरता हुआ, कि हम बच्चों को शिकार क्यों, अच्छा बड़ों के मुकाबले बच्चों को शिकार बनाएंगे क्योंकि वो प्रोटेस्ट कम कर पाएंगे, फिजिकली वो कम रोक पाएंगे, या उनका बेवकूफ़ बनाना, उन्हें समझाना, अपनी बातों में उलझाना, ये सब आसान होता है एक एडल्ट के मुकाबले में। वो प्रूफ नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। उसमें भी अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है, डिसएडवांटेज्ड है, तो वो और वनरेबल है। तो जितना वनरेबल है उतना क्रिमिनल को लगता है कि मेरा काम आसान है, वो उनको चूज करता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वीक एंड बैड पर्सनालिटीज। वो कोई बड़ी सचेत व्यक्तित्व तो ऐसा काम करेगा नहीं, तो वो कमज़ोर से भी कमज़ोर को ढूंढता है अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए, अपने गुस्से का, अपनी नेगेटिविटी का, अपने अंदर के जो भी उसके ग्राउजेज हैं समाज से, अपने आप से, परिवार से, वो इस तरह से उसको अपनी भड़ास निकालने का, जिसे हम कह सकते हैं। गीता मैम, अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया और डिजिटल खतरे के बारे में। रिसेंट एक डिजिटल हैरासमेंट और रिकॉर्डिंग केसेस आए थे मैम, ये है 2025 से 26 के केसेस हैं। 2 यूथ थे मैम, जिन्होंने ना एक माइनर गर्ल को किडनैप किया और उसको मोलेस्ट किया और उसका एक रिकॉर्ड किया वीडियो। ब्लैकमेलिंग चलती रही और उन्होंने उसको धमकी दी बच्ची को कि सोशल मीडिया पे हम उसे अपलोड कर देंगे। ऐसे में बहुत सारी केसेस हैं, मतलब मेरे पास पूरी लिस्ट है। तो इस प्रकार का जो ब्लैकमेल हो गया, ये जो अगर हम एक फेक रिकॉर्डिंग की भी बात करें, है ना मैम, ओपसी डिजिटल कंटेंट की बात करें हम, इस प्रकार के जो केसेस आते हैं, है ना, इस पर क्या कदम उठाया जा सकता है? किस प्रकार से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं ये जो भी हमारे डिजिटल हैरासमेंट है इससे? देखिए, डिजिटल हैरासमेंट, सबसे पहली बात तो जितने भी आपने अभी तक की बातचीत करी, उसमें डिजिटल स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया, मतलब इफ़ आई हैव माई वे, मुझे नहीं लगता नेट ने हमारी बहुत मदद करी। कंप्यूटर मेड थिंग्स ईजी फॉर अस, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी क्या मदद करी, मेरे को नहीं दिखता कि उसने हमारी कोई मदद करी। इंस्टा की रील हमारे परफॉर्मेंस का और उसके रिएक्शंस हमारी परफॉर्मेंस का असेसमेंट बन के, ना कि घर के बुजुर्ग, ना कि टीचर, ना कि वो यूट्यूबर बन के हम कुछ भी कंटेंट डाल दे रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबली उसको वायरल कर दे रहे हैं और डैमेज हो रहा है। सो ऑल दिस डिजिटल टूल्स अब हम नहीं यूज़ कर रहे, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग अस। जहाँ तक आपने कहा रिकॉर्डिंग कर ली, फिर वो कर लिया, तो कहीं ना कहीं पहले आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा खुद को। चलिए, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बातों में आ जाते हैं। बहुत कॉमन हो रहा है गर्ल्स शेयरिंग देयर न्यूड पिक्चर्स और समथिंग, रात को वीडियो सेक्सटिंग जिसको हम कह रहे हैं, और बाद में वो पिक्चर्स मिसयूज़ हुई। सो वन इज़ कि अपने बच्चे को हम अवेयर करें। एंड जासूसी करना तो बिल्कुल गलत है, हम बच्चों की नहीं कर सकते, पर बच्चों पे नज़र रखना हमारी ड्यूटी है। और पहले हम ये नज़र रखते थे कि वो किसके घर पे जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है। अब हमारे को उसको डिजिटल स्पेस पे नज़र रखनी ही है। हु इज़ कॉलिंग हर एट ऑड आवर्स, व्हाट काइंड ऑफ एप्स उसके मोबाइल में हैं, क्या आपके घर से पैसा गायब हो रहा है, क्या आपकी बच्ची को या बच्चे को डरा हुआ है, बहुत डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, अकेले फ़ोन लेके बहुत सारा समय बिताता है। दीज आर इंडिकेशंस कि या तो वो पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी ग्रस्त सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है, और एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, घर से पैसे गायब होना, डरा डरा रहना, ये इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डिजिटली एक्सप्लॉइट हो रहा है, डिजिटल रीजंस के लिए या किसी भी कारण के लिए उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ऐसे में आप चांटा मार के मत पूछिए कि पैसे थे और तूने गायब करे और कहाँ गए। आप बताइए कि अगर आपको कोई परेशान कर रहे हैं तो गिव देम कॉन्फिडेंस एंड काउंसिल देम इतना पॉजिटिवली कि वो बोल सके।
तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। वो टीचर भी कर सकता है, वो दोस्त भी कर सकते हैं, वो पेरेंट्स भी कर, जिसका भी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो ध्यान दे रहा होगा कि ये बच्चा क्लास में सो जा रहा है, क्यों भाई, इसका मतलब रात को जग रहा है फालतू में। ये बहुत अच्छे नंबर लाता था, आजकल पिछड़ा हुआ है। ये तो बहुत काम एंड क्वाइट बच्चा था, बहुत रिस्पेक्टफुल था, आजकल लड़ने को तैयार रहता है, बदतमीजी से बात करता है। ये इसका बहुत दोस्ताना बिहेवियर था, बच्चों के साथ हंसी मजाक करता था, दोस्तों के साथ इंटरवल में गाना बजाना करता था। आजकल किसी से बात ही नहीं करता है। ये सब सिम्टम्स डिजिटल ओवर यूज़ के भी हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट होने की भी हो रहे हैं, या ड्रग एब्यूज़ में चला गया तो भी हो रहे हैं, विड्रॉल और एंजाइटीज, बिहेवियर चेंज, फॉल इन क्लास परफॉर्मेंस, तो ये सब हो रहा है। और इस सब के लिए अपने बच्चों के साथ बातचीत, आपके हर सवाल के आखिरी में मैं संवाद को जोड़ूंगी कि आप अपने बच्चों से संवाद करें और उन पे एक नज़र ज़रूर रखें, उसके मोबाइल को सर्च करें, उसके मैसेजेस को देखें। और ये आपकी पेरेंटल ड्यूटीज़ में आता है, इसे हम स्पाइंग नहीं कहेंगे। गीता मैम, कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी भी आपको लगता नहीं कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव स्टार्टेड डूइंग इट एज कमीशन। हमने स्कूल्स को 6 इश्यूज़ पे एजेंडा बना के दिया कि क्लास वाइज, जिसमें साइबर सेफ्टी, रोड सेफ्टी, पॉक्सो एंड लॉज कंसर्निंग योर सेफ्टी, ये सब, ड्रग एब्यूज़ से कैसे बचें, वहीकुलर ट्रैफिक एंड रोड सेंस। तो हमने एक पूरा उनको चार्ट बना के दिया कि आपको अपने विद्यालय में बॉडी इमेज, मैच्योरिटी, बॉडी इमेज इन दिस एज एन लंबाई बढ़ाना, क्या मैं छोटा वो बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल दीज इश्यूज समवेयर। अगर उसे लग रहा है कि मैं बहुत काली हूँ और मुझे गोरा होना है, ऐसा नहीं हम कह रहे कि काला होना कोई पाप है, बट नहीं, आई थिंक हमारे तो स्क्रिप्चर्स में बहुत कुछ, हमने हमेशा प्रभु को श्याम वर्ण में ही दिखाया है। कृष्ण जी सबके लाडले हैं और सबसे इंटेलिजेंट हैं, बट राधा बोल रही कि वो क्यों काला, मैं क्यों गोरी, बट स्टिल शी डोट्स ऑन हिम। बट फिर भी एक समाज में एक धारणा सी बन गई कि साहब वो गोरा रंग होना चाहिए, तो आप गए और गोरे रंग के ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो भी डिजिटल ओवर यूज़। और कहीं पे ये एप्स ट्रैक कर लेती है ना, अब उसने देखा कि साहब आप हमेशा गोरेपन की क्रीम ट्रैक कर रही हैं, उसके बारे में जानकारियाँ, वो आर्टिकल्स पढ़ रही हैं, तो किसी ने अपने आप को कॉस्मेटिक एक्सपर्ट बना के आपके साथ में रिश्ते बढ़ा लिए कि मैं फ्री में कर दूंगा या मैं सस्ता कर दूंगा, तो बॉडी इमेज भी एक इशू बना सकते हैं आप। किसी को बहुत सारे नंबर लाने हैं, हाउ टू एक्सेल इन लाइफ, हाउ टू गेट मोर मार्क्स, वो इस तरह के क्वेश्चन सर्च करें, वो भी उठा लिया जाएगा। डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में बताना है बच्चों को कि जो भी आप करते हो, आप मोबाइल से हिस्ट्री इरेज कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, वो डिजिटल वर्ड से, दैट साइबर वर्ड स्टोर्स एवरी इंफॉर्मेशन। आप गलत टेक्सटिंग करते हो, सेक्सटिंग करते हो, आप हरासमेंट करते हो, ये विक्टिम भी हो सकते हैं और क्रिमिनल मतलब एक्टिविटी, परपेचुएटर ऑफ क्राइम भी बन सकते हैं ना। बच्चे ही कर रहे हैं ना, वो दोस्त की फ़ोटो खींच ली और फिर उसको सब दोस्तों को चला दिया, तो वो भी तो बच्चा ही था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहा है। तो क्राइम से बचने के लिए भी बताने हैं और क्राइम ना करें उसके लिए भी कि बेटा ये तुम्हारे पूरे जीवन को आज तुम कर लोगे थ्रिल, चीप थ्रिल के लिए, बट टुमारो व्हेन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, जब तुम्हारी एक नौकरी होगी। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, हमने कई बार पहले भी मैंने अपनी वर्कशॉप्स में सुनाया है। एक बहुत प्रेस्टिजियस किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन है, उसमें बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता। सो वन बॉय हु गॉट एडमिशन एंड फ्यू डेज बिफोर ही वॉज टू ज्वाइन, उसको ये आ गया कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आपकी एडमिशन प्रोसेस कैंसिल कर दिया। और क्यों कर दिया गया? क्योंकि पास्ट में उन्होंने जब उसका सोशल मीडिया और डिजिटल रिकॉर्ड्स को स्क्रूटनाइज करा, तो उसने कहीं एक ऐसा ऑफेंस डिजिटली कमिट करा हुआ था
बट ही हैड कम आउट ऑफ इट. अब वो बचपन में कभी करा था एज एन एडोलेसेंट, और अब वो रेक्टिफाई कर चुका था अपने आप को. बट कॉलेज को क्या पता, कॉलेज ने तो कहा कि यू हैव दिस टेंडेंसी टू बुली एंड राइट समथिंग नेस्टी अबाउट समवन, और उन्होंने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया. तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसकी जीवन की उसके हाथ से निकल गई. सो डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल स्पेस की सेफ्टी, डिजिटल एआई का ज़माना है. बच्चों की इमेज अपलोड कर रहे हैं, एआई आपको उसको 16 साल का बना के कैसा चेहरा होगा, कई बार काफ़ी एक्यूरेट आता है. चलिए आपने तो बचपन में अपलोड करी, आप तो भूल गई. अब मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने वो इमेज को निकाला, अब आपकी बच्ची 16 साल की हो चुकी है. अब इस समय मैंने उसकी फ़ोटो को उस वाली फ़ोटो को, बचपन की फ़ोटो को एआई से 16 साल का दिखाया. नाउ शी रिजेंबल्स द ओरिजिनल 16 साल की लड़की अ लॉट. अब मैंने उसको एक ऑफेंसिव कपड़े पहना दिया, उसको ऑफेंसिव पीछे आवाज़ की टोनिंग करी, कुछ भी डाल दिया, उसका एक वीडियो पोस्ट कर दिया. हो रहा है ना. सो बहुत ही केयरफुल रहना. एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज वाई सोशल मीडिया एट अ यंग एज. फिजिकल स्पेस को स्ट्रेंथन करिए ना. ये लाइक्स और 1000 दोस्त हैं मेरे फेसबुक पे, लेकिन मुसीबत में कौन खड़ा होगा हमें तो पता नहीं. कौन चेन्नई बैठा है, कौन कैलकाटा बैठा है, कौन होनोलुलु में बैठा है, और होनोलुलु में बैठा है नहीं पता भी है, मान लीजिए जेन्युइनली भी. अब रात को तुम्हें ब्लड चाहिए ना, दो एक्सीडेंट हो गया है घर में किसी का, तो तुम्हें दोस्त चाहिए जो ब्लड डोनेट करने आए. कौन आएगा? जो स्कूल के दोस्त हैं, जो अड़ोस पड़ोस के दोस्त हैं. सो फिजिकल स्पेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. हमें खुद को अपने मोबाइल स्पेसेस से थोड़ा बाहर लाना होगा. एज अ पेरेंट उनके सामने हम सारा दिन जब मोबाइल में घुसे रहे, जब हम इंस्टा पे की गुलामी करेंगे, जब हम ड्रेस के लिए इसलिए कि यार ये कैसे पहनूं, ये तो पिछली बार की इंस्टा की पोस्ट में चली गई, तो फिर कैसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे कुछ अलग सोचें. सो हमें खुद को डिजिटल हाइजीन सीखनी होगी. ये बहुत अच्छा बोला मैम. पहले खुद अपने आप को आइडियल बनना पड़ेगा शायद हमें अपने बच्चों के साथ. मैम अब हम एक मिड डे मील की बात करते हैं कि आपके संज्ञान में ऐसी आती हैं कंप्लेंट्स, जैसे कई केसेस हैं कि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन वाला नहीं मिल रहा है, विटामिन्स की कमी हो रही है, तो उस केस में आप क्या कदम उठाते नहीं, हैं? हमारे पास आते भी हैं, हम लोग विजिट्स भी करते हैं, हम जाके मील का ICDS के आंगनवाड़ी केंद्रों का इंस्पेक्शंस भी करते हैं. ज़्यादातर प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो फिर हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इनिशिएट करते हैं, और एयरिंग ऑफिसर पे कंप्लेंट विभाग, संबंधित विभाग कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है. अब विटामिन और ये कम हो रहा है तो दीज आर सप्लीमेंट्री फूड दिस थिंग. लेकिन क्या कर रहे हैं ना कि अगर हमें पता है कि वहाँ से एक मील मिलना है, हम उसको ओनली मील बना देंगे. हमने जो मिड डे मील शुरू करा था स्कूलों में, वो ये था कि हम उसको सप्लीमेंट कर सकें, कि बच्चे को गर्म भी मिल गया और कुछ अच्छा भी मिल गया. माँ को भी सुबह सुबह उठ के टिफ़िन भी नहीं बनाना है, हमने गर्म और पौष्टिक दे दिया. लेकिन अगर हम सुबह नाश्ता नहीं करा रहे हैं कि भैया स्कूल में तो मिड डे मील मिलेगा, 3 बजे जब बच्चा घर आ रहा है तो उसको कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं कि वो तो मील खा के आया है, या रात को उसको अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे. सो दिस इज़ वेरी जनरलाइज्ड है ये कहना कि वहाँ से पौष्टिक नहीं मिल रहा है. वो पोषण का एक छोटा सप्लीमेंट था, वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं था. तो आपने जो करना है माँ के रूप में, परिवार के रूप में, कि सुबह का नाश्ता जब 3 बजे वो घर पहुँचे तो एक अच्छा खाना, शाम को एक स्नैक, दूध, कुछ अंडा, केला, रात का पौष्टिक खाना वो साथ में दीजिए. यही प्रॉब्लम प्रेग्नेंट मदर्स के साथ भी आती है कि जब परिवार को लगता है कि उसे तो आंगनवाड़ी से वो जो मिला है पैकेट, बस वो हो गया ना, सफिशिएंट, वो सफिशिएंट हो गया. अब पता चला कि उसको वहाँ से उसको चाहिए था इतना, घर में इतना मिलता था,
लेकिन अगर साथ में हम इतना यहाँ से दे देते तो वो प्रॉपर हो जाता। लेकिन जब उसको वहाँ से इतना मिला, हमने उसी को बना दिया, तो पता चला कि वो रूटीन से भी कम हो गया। तो सभी एंगल्स को स्टडी करना होता है। मैम, अब एक बहुत ही एक जो समस्या जो आम देखने को मिल रही है वो है आपका स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, सब्सटेंस एडिक्शन बच्चों में, है ना मैम? एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, बल्कि इनफैक्ट उनका ये कहना था कि हमने शराब के ठेके नियर बाय इसलिए खुलवाए हैं क्योंकि बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता था उस चीज़ के लिए, उनके बहुत एक्सीडेंट होते थे, इसको रोकने के लिए हमने नियर बाय खुलवाए हैं। ये किसने कहा? आई एम नॉट मैम एक है मिनिस्टर हैं। तो मेरा उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड के ही हैं मैम। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ आप एजुकेशन की बात करते हैं, है ना? एजुकेशन हब है, और इस तरीके के जो शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों के लिए? तो वो इजीली एक्सेसिबल हो रहा पहली है। बात तो किसी भी अगर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ने ऐसी कोई स्टेप, तो इट इज़ हॉरेबल। इनफैक्ट लॉज हैं, रूल्स हैं, और हम इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एसडीएम से, एक्साइज डिपार्टमेंट से समय समय पर वार्तालाप भी करते हैं, चिट्ठियाँ भी लिखते हैं कि अगर स्कूल प्रेमिसेस के आसपास जॉइंट एक्शन प्लान अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर का प्लान, और उसके तहत तो बिल्कुल मनाही है कि आप स्कूल से इतने डिस्टेंस पे पान की दुकान भी नहीं खोल सकते, लेट अलोन अ ठेका और समथिंग। दूसरी बात है कि जितनी भी दवाई की दुकानें हैं सब पे सीसीटीवी हो, ताकि पता चले कि यहाँ बच्चे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आप ये मानेंगे कि हम बच्चों से कुछ भी करा लें, दवाई लेने नहीं भेजते। दवाई लेने घर के बड़े लोग ही जाते हैं, यू नो, द मेल पार्टनर विल नॉर्मली गो इन। अब किसी दवाई की दुकान पे बार बार बच्चे आ रहे हैं तो हमें पता है कि फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो सबको डिजिटलाइज करना है अपना दवाई का इनपुट आउटपुट। तो ये तो हो गया कि मेडिकल शॉप्स के थ्रू भी जो इनिशिएशन है ना, वो कॉफ सिरप से और इस तरह की उससे होता है, आयोडेक्स सूंघने से। तो हम उन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। बच्चों में नॉर्मली एडिक्शन की सीढ़ी शुरू हो रही है। एडिक्ट कहाँ हुआ है अभी ना, यूथ फेज में आके वो एडिक्ट बन रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनमें वो इंडक्ट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। और उसके लिए वंस अगेन पेरेंटल बिहेवियर, घर में लड़ाई झगड़ा है, बच्चा एस्केप ढूंढेगा, डिप्रेस होएगा, ड्रग्स ढूंढेगा। मार पिटाई उसके साथ हो रही है, बुलिंग हो रही है, वो एस्केप ढूंढेगा, ड्रग्स ढूंढेगा। पढ़ाई के नाम पे उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, एस्केप ढूंढेगा, ड्रग्स ढूंढेगा। सो फर्स्ट इज घरों को, स्कूल्स को सेफ एनवायरनमेंट। एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल सो कॉल्ड ने बहुत सारे बच्चों को फेल किया। जब हमने बुलाया तो उनके पास बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उनको एक और चांस देने की बात जब आयोग ने करी तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि साहब, और वो 11th में इसलिए फेल कर, और ये एक स्कूल का नहीं, बहुत सारे विद्यालय ये करते कि 11th में बहुत सारे बच्चों को फेल कर दो कि द बेस्ट परफॉर्मिंग वो 90% प्लस ही आए सबका 12वीं में, जबकि वो 12वीं में फेल। अब 12वीं में अगर फेल होना है तो बैठा है ना बोर्ड, कर देगा फेल। लेकिन आप 11वीं में इतने बच्चे फेल कर दे रहे हो जितने 12वीं में होते ही नहीं। अब इन बच्चों में एंग्जाइटी हो जाएगी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे इनमें से अगर 4 भी कन्वर्ट हो गए टूवर्ड्स ड्रग्स, बिकॉज आपने उनका सेल्फ एस्टीम इतना डैमेज कर दिया है। तो हमें बच्चों का सेल्फ एस्टीम, उनका पोटेंशियल, नंबर सब कुछ नहीं है। नंबर बहुत बड़ा कारण है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आया, वो पेरेंट को फांसने के लिए फाइनेंस करा दे रहे हैं भाई। एक फाइनेंस कंपनी के साथ एमओयू कर रखा है, अच्छा, कि वो फाइनेंस करा देते हैं, और फिर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, वो चला जाता है कोचिंग। तो भी पेरेंट्स, हमारे पास पेरेंट्स आए कि साहब अब फाइनेंस कंपनी वाले हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि हमारी किश्त दो, हमारा बच्चा तो वापस आ गया। अब ऐसे में लगता है ना, पेरेंट कह रहे यार जब पैसा दे ही दिया है तो पढ़ भाई तू। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा कारण है बच्चों में डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। हमने उसका जो खेल कूद का, बातचीत का, बौद्धिकता का, माता पिता के साथ अच्छे समय का, दादा नानी की कहानियों का, ये सब समय छीन लिया है।
और उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में ठूस दिया है। तो एक आइसोलेटेड, डिप्रेस्ड, एंग्शियस, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया कि भैया अब तुझे बस डॉक्टर बनना है, अब तुझे आईआईटी में निकलना है। अब उसके जीवन की सारी क्रिएटिविटी, सारे टैलेंट को बाईपास कर इधर गए। अब अगर वो रास्ता खुल गया तो चलो ठीक है, नहीं खुला तो उसके लिए जीवन खत्म है। सो ऑल दिस इज पुशिंग चिल्ड्रन इनटू एंजाइटी, एंड एंजाइटीज पुश चिल्ड्रन टू ड्रग्स। तो किसने क्या कहा इस पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, लेकिन सेफ स्पेसेस करिए, बच्चों में खुशहाली, खुशनुमा माहौल, इमोशनल बैकिंग। बहन से लड़ाई हुई है तो भी डिप्रेशन है, सहेली ने 4 दिन से बात नहीं करी है तो भी डिप्रेशन है, फेसबुक के लाइक्स ख़त्म हो गए हैं तो भी डिप्रेशन और एंजाइटी है। उन सबको आप संवाद से, और जब संवाद करते तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कुछ बिहेवियर बदल रहा है, घर से पैसे गायब हो रहे हैं, इसकी कंपनी बदल रही है, टीचर कह रही है कि यार अचानक ये तो क्लास में सो बहुत रहा है। तो एक पैनी नज़र रखिए, सॉफ्ट बट पैनी, शार्प बट शार्प चुभने से नहीं कह रही हूँ मैं, शार्प एक्यूटनेस के लिए कह रही हूँ। शार्प रखिए बट सॉफ्ट रखिए, करेक्टिव रखिए, नेगेटिव या अथॉरिटेटिव नहीं। इसके बस का कुछ नहीं है, वो जो है ना बच्चे को बहुत डैमेज करता है। तो जब जब रिजेक्शन मिलता है बच्चा तब तब ड्रग्स की तरफ जाता है, और फिर जाता है थ्रिल के लिए। जब उसको जीवन में कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। अब बास्केटबॉल का गेम भी थ्रिल देता है, माउंटेनरिंग भी थ्रिल देती है, आर्ट कंपटीशन भी देती है, और उसके लिए टाइम चाहिए ना। वो सब थ्रिल छीन लिए हमने बच्चे के जीवन से। सही बात है, क्लासेस इतना ज़्यादा हो गई, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, पहले ज़रूरत स्कूल का है ही टाइम, ज़रूरत नहीं है, वही पेरेंट्स को शायद इम्पोज्ड है। उसका बच्चा जा रहा है तो मेरा भी जाएगा, उसका निकल गया तो कंपटीशन। हमने भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नॉर्मल थ्रेशोल्ड है, और इस थ्रेशोल्ड के बच्चे निकलेंगे। अब हमने थ्रेशोल्ड को यहाँ कर दिया, यहाँ का बच्चा निकलेगा, तो हम थ्रेशोल्ड काहे बढ़ाए जा रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन काहे खराब कर रहे हैं। और हर बच्चे के लिए कुछ अलग है करने को। देयर इज होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं जानती हूँ एक ऐसा बच्चा जो 12वीं में फेल हुआ। मैं तो कहती हूँ कि आजकल के बोर्ड एग्जाम में फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पास होने के लिए नहीं उतनी करनी पड़ती, क्योंकि नंबर तो खूब बढ़ते हैं, हम कहाँ आसानी से फेल नहीं करते। बट दैट चाइल्ड, उस समय पेरेंट्स ने संभाला। आई वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट चाइल्ड, इसलिए मैं जानती हूँ। उन्होंने अच्छे से संभाला बच्चे को, उसको ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम कराया, और फिर उसका दिमाग कंप्यूटर्स में चलता है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी बहुत ऑनरेबल जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, जीवन बिल्कुल सुखद है। पर वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, वो बच्चा इंजीनियर, प्रॉबेबली उसकी एंट्रेंस नहीं क्रैक कर सकता था, उसका मैथ्स अच्छा नहीं था, बट ग्राफिक्स में अच्छा कर, वो स्किल उसने डेवलप किया, उसके लिए वो स्किल है। मैम, अब स्कूल वैन और बसेस की बात करते हैं। जैसे आपने देखा बहुत ओवर क्राउडेड, अनसेफ है ना, और कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, चाहे वो ट्रैप्स है ना, किया जाता नहीं। स्कूल वैन्स का एक सिस्टम है। पहली बात, जो प्राइवेट वैन होती है मैम, दैट्स व्हाट, पहली बात तो आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजते ही क्यों है जो बहुत दूर है। दूसरी बात, इतना बड़ा स्कूल है, इतना पैसा बना रहा है, इतना बड़ा कैंपस है, तो आप क्यों नहीं कहते कि आपकी बस क्यों नहीं चल रही है। तीसरा, आप 200 रुपए के लिए या 300 रुपए के लिए उसे एक अनसेफ ऑटो में क्यों भेज देते हैं। सो एज पेरेंट आप नियर बाय स्कूल आइडेंटिफाई करिए। एवरी स्कूल इज अ गुड स्कूल, और ये जो हाइप है गुड स्कूल की, सब फेक है। जितने सो कॉल्ड गुड स्कूल्स हैं, मैं तो ये देख रही हूँ कि चाइल्ड राइट्स का सबसे ज़्यादा हनन वहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पेरेंट डर के मारे बोलता नहीं कि अरे यार कहीं निकाल देंगे, बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन हुआ था, इतना तो हमने पैसा खर्च कर दिया है, क्योंकि उनकी फ़ीस भी ऊंची है, उनकी एडमिशन फ़ीस भी ऊंची है, वो कैपिटेशन भी तरीके से ले लेते हैं। पहली बात, नो स्कूल इज़ गुड स्कूल, नो स्कूल इज़ बैड स्कूल।
योर चाइल्ड, अदर थिंग, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आप पास का स्कूल करिए, स्कूल की बसेस की डिमांड रखिए कि स्कूल की बस हो जो लेके जाए। अगर नहीं है तो प्राइवेट व्हीकल में आप रजिस्टर्ड वैन ढूंढिए, उस वैन के ड्राइवर का, कंडक्टर का वेरिफिकेशन। देयर इज अ नॉर्म। ऑटो रिक्शा जो है, अभी क्या नहीं, ऑटो के लिए कोई है ही नहीं ना, बिकॉज हम कह ही नहीं रहे कि ऑटो में जाना बहुत सारे चाहिए, पेरेंट्स चलते हैं ना, जबरदस्त तो फिर हाँ। पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है ना। फिर ऑटो वाला 4 की कैपेसिटी में अगर 7 बच्चे बिठा रहा है और आपसे 100 रुपया कम ले रहा है, आप उसको दे रहे, आप खुश हैं कि बस्ते बाहर लटके और उसका बैलेंस ही बिगड़ा पड़ा है। मैम कई पलटे हैं, अभी काफी ऐसे केस आए बहुत हैं पलटते। accidents तो के। अब आप बताइए ना, हमने गाइडलाइंस दे रखी कि स्कूल की ड्यूटी भी है, कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बच्चा आ रहा है उसका वेरिफिकेशन स्कूल की भी और पेरेंट की भी है। पर पेरेंट, उसने देखा कि साहब ऑटो वाला तो वही है, उसका कंडक्टर बदल गया वैन वाले का, उसने सवाल ही नहीं पूछा कि भाई तुम कौन, उसका पुलिस वेरिफिकेशन चेक नहीं करा आपने। सेफ्टी पलटने की नहीं है, सेफ्टी एब्यूज की भी तो सेफ्टी करनी है। बिल्कुल। फीमेल कंडक्टर इज नीडेड, आर यू इंश्योरिंग इट? फिर एक थोड़ा सा लिमिटेशन है जो मैं कई बार भी फिर इस बैठक में बात करूँगी। अब अगर हम पीली कर देते हैं ना स्कूल वैन, तो फिर वो कुछ और नहीं कर सकता। तो क्या है, फिर वो स्कूल वैन वाला वो स्कूल वैन बना देगा तो बाकी के टाइम क्या करेगा? अब खाली स्कूल की एक टाइम बच्चों को ले जाने लाने से उसकी रोजी रोटी पे फर्क पड़ता है, इसलिए वो अनऑथराइज्ड वैन्स चलती हैं। सो जैसे मेरा एक सजेशन था कि हम पीली पट्टी उस समय के लिए करते कि इस समय स्कूल का, बट दे शुड बी अलाउड ऑन नॉन स्कूल टाइम्स। तो लेजिटिमेट व्हीकल्स बढ़ जाएंगे, वेरीफाइड व्हीकल्स बढ़ जाएंगे। बट इसमें सबसे ज़्यादा रोल ARTO बहुत करता रहता है, कागज़ों की चेकिंग होती है, एंड जनरली किसको आइडेंटिफाई करेगा? एक सघन अभियान चलाया तो 2-4 को पकड़ के उनके कागज़ चेक करें। लेकिन स्कूल्स वाली जो वैन बसेज हैं उनके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनकी फिटनेस बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए स्कूल वैन्स की डिमांड करिए, अपने बच्चों को भेजिए वहाँ पे। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उन पे पूरे जो भी नॉर्म्स चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है, कंडक्टर फीमेल है कि नहीं है, चालक बदला है या परिचालक बदला है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं है, उसकी व्हीकल की पोल्यूशन एंड अदर सेफ्टी। तो ये सब ज़रूरी है, सजग होना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर पेरेंट्स सजग हो जाएं तो आई थिंक ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है मैम। हाँ, हम फीस देने में वो कर लेते कि लेकिन 15, 20, 50, 100 रुपए की कंजूसी में, ट्रांसपोर्टेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और ज़्यादा मैम एक्सीडेंटल केसेस वहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के बच्चों की बात करें। पिछले साल जो गिरी थी गाड़ी, अब वो बस थी, वो किसी स्कूल की नहीं थी, कोई वो नहीं था, उस एक ही स्कूल के सारे बच्चे, क्योंकि बहुत दूर जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ओनर की बस है, तो उसकी सेफ्टी का नहीं थे, उसमें सेफ्टी के सारे नॉर्म्स पूरे नहीं थे। ठीक है, हमने ARTO से भी बात करी, RTO ने भी शो कॉज नोटिस दिया, सीज करा दिया, लेकिन हर पेरेंट अगर अवेयर हो जाए, पेपर्स दिखाइए, फिटनेस दिखाइए। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अवेयर होने की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बोला मैम आपने। मैम एक लास्ट ईयर में आपने एक मदरसा का निरीक्षण किया था और काफ़ी परेशानी वाली बातें आपने वहाँ इन्वेस्टिगेट की थी मैम क्या खामियां थी, है ना, और बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए आप क्या कदम उठाए गए थे उस इंसिडेंट के बारे में? उस एक इंसिडेंस नहीं था, हमने सीरीज़ में देखा जब अच्छी जितने भी अनरजिस्टर्ड खासतौर पे मदरसे थे, वहाँ पर एक तो हॉस्टल के नाम पे बहुत बड़ा क्योस था कि छोटी छोटी स्पेसेस में 100-100 बच्चे हॉस्टल में रखे हुए थे, ना वहाँ पे हवा, ना पानी, ना खान पीन का सही। और जो बच्चे वहाँ आ रहे थे उनकी जो स्टडी मटेरियल था, सबसे बड़ी बात कि अगर एक रजिस्टर्ड बॉडी है मदरसा बोर्ड, तो आप क्यों नहीं रजिस्टर कर? मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसे शिक्षा विभाग के साथ भी रजिस्टर होते हैं और उनको मिड डे मील का भी मिलता है, जूते और बैग्स वगैरह बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, तो आप क्यों नहीं रजिस्टर करा रहे हैं?
उनका लैंड यूज़, तो वो मदरसा के नॉर्म्स को भी फॉलो नहीं करते। बच्चों में एक्सप्लॉयटेशन का बहुत हाई इंसिडेंस था। उनके जो डेटा था कि बच्चे आ कहाँ से रहे हैं हॉस्टल के, तो उनका कैसा आप बिहार के हैं, मतलब दे हैड नो डेटा टू प्रूव कि क्यों आ गए आपके पास 100 बच्चे रहने के लिए, कहाँ से आ गए, ट्रैफिकिंग है क्या है, हु आर द पेरेंट्स जो इतने ख़राब हालात में अपने बच्चे को भेज देते हैं। एंड उनको जो परोसा जा रहा था इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन, वो बहुत ही डैमेजिंग था। बच्चे के कोमल मन के लिए, उसकी भावनाओं के लिए वो उपयुक्त नहीं था, ना वो एनवायरनमेंट उपयुक्त था। और इसलिए हमने उस पर काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस लिखी थी, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया। और फिर आपको पता ही है कि चेन ऑफ अभी मदरसा बोर्ड को भंग करके उनको एक रीस्ट्रक्चर करके माइनॉरिटी एक्ट भी बना दिया है। और वी वांट एवरी चाइल्ड टू गेट फेयर ट्रीटमेंट, फेयर एनवायरनमेंट एंड फेयर एजुकेशन। आपको रिलीजियस एजुकेशन देनी है तो ज़रूर दीजिए। आप रामायण पढ़ाइए, पंडित जी के पास भेजिए। आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं, मौलवी जी के पास भेजिए। आप संडे को भेजिए। आप स्कूल के बाद उनके सोशल और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए क्लासेस लीजिए। आप ट्यूशन्स क्यों भेजते हैं? आप अपने बच्चे को धर्म का ज्ञान दीजिए। बट आप स्कूल के टाइम में बच्चे को स्कूल ना भेज के कुरान पढ़ा के जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। रामायण बांचना तो पंडित जी अपने बच्चे को भी तो स्कूल भेज रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो लिटरली आउट ऑफ स्कूल बच्चे हो गए ना, बिकॉज वो ना तो वो स्कूल रजिस्टर्ड है, ना वो मदरसा रजिस्टर्ड है। बच्चा तो स्कूल के टाइम पे वहाँ बैठा हुआ है, तो वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो गया। जबकि हमारा क्या ध्येय है कि 14 वर्ष तक का कोई बच्चा विद्यालय शिक्षा से वंचित ना रहे। तो बच्चों के अधिकारों का हनन है, इसलिए हमने एक्शन लिया और उस पर काम हो रहा है। गीता मैम, अब हम बात कर रहे हैं चाइल्ड बेगिंग, यानी कि बाल भिक्षावृत्ति की बात कर रहे हैं मैम। मैम, एक बहुत गंभीर समस्या ये आजकल है ना? क्या नीति है बच्चों को इस दलदल से निकालने की? और मैम एक ना ऑपरेशन मुक्ति के बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी। ये कैंपेन था ना मैम नहीं, जिसमें वो कैंपेन है, हाँ, बीच में पुलिस विभाग पुलिस विभाग उत्तराखंड करता पुलिस रहता है। विभाग करता रहता है, तो बहुत ही हाँ, सुंदर है। बहुत ही अच्छा वो उसको कैंपेन है। रिहैबिलिटेट भी करते हैं, हम्म, एजुकेशन में उसका फॉलो अप भी करते हैं, बिल्कुल उसको मैम। उस समय बैग्स वगैरह भी उन्हें गिफ्ट प्रोवाइड करते किया हैं। जाता है ये। सी बेगिंग, चिल्ड्रन बेगिंग जो है ना, बहुत अलग डायमेंशन में चला गया है। अब ये बड़ी कलेक्टिव फैमिली बेगिंग है। आप ज़्यादातर देखोगे ये जो बच्चे हैं, शाम को वो जो गुब्बारा बेच रहा है, या अब जब इनको हम रेस्क्यू करके ले जाते हैं तो ये सब स्कूल में रजिस्टर्ड है, और वो सुबह स्कूल करके भी आए होते हैं। अच्छा, तो दे आर नॉट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बट कच्चे लालच में पेरेंट्स उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि वो उन फोकल पॉइंट्स पे बच्चों को छोड़ आते हैं। तो जो उसको होमवर्क करने में, कुछ और स्किल सीखने में समय लगाना चाहिए, वो भिक्षा वृत्ति में लगा रहा है। पेरेंट्स उसको सप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम सोच रहे हैं, पर गलत क्या हो रहा है कि अगर वो 10 रुपये कमा रहा है तो माता पिता को 4 ही दिखा रहा है, 6 से वो वाइटनर सूंघ रहा है, कुछ उल्टा सीधा और नशा कर रहा है, एक्सपोज हो रहा है ना। रोड इज नो प्लेस फॉर अ चाइल्ड टू बी। सड़क क्या ही सिखाएगा उसको? इनसिक्योरिटी, गंदगी। तो एक और सिस्टम चला है कि आप अचानक देखते हैं कि रेड लाइट एरिया पे राजस्थानी ड्रेस में लोग दिख रहे हैं, फिर अचानक आप देखते हैं कि आपको गोरखपुर साइड के लोग दिख रहे हैं, फिर अचानक आप देखते हैं कि आपको बिहार, मतलब बदलता है। पर जब आप देखते हैं तो आपको पूरे एरिया में आपको उसी तरह का, वो पेंसिल भी बेच रहा है या कोई और सामान बेच रहा है, और औरत ने गोदी में, ज़रूरी नहीं वो बच्चा उसका ही हो। तो ये भी एक सिंडिकेट है। पहले वो जो माफिया की बच्चे उठा के ले जाओ, म्यूटिलेट कर दो, आई डोंट थिंक सो दैट एग्जिस्ट एनी मोर। आसान हो गया ना, आंटी पैसे दे दो और जल्दी से आप मेरी फ़ोटो डाल दो। तो भीख मांगते हुए बच्चा भी अपने लिए गुहार लगा सकता है। वो तब नहीं गुहार लगाता जब उसकी माँ आसपास ही है, जब उसे पता है कि ये तो मैं अपने परिवार का
ही काम कर रहा हूँ, परिवार की तरफ से आया हुआ है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन नाउ। भिक्षावृत्ति अब जो हम पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते थे या सुनते थे, वैसा वाला अभी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टू सम एक्सटेंट है। आप आज इधर से सफाई करते हो, बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वो किसी और जगह पे दिखते हैं। आज इस शहर में होते हैं, जब तक प्रशासन जागता है वो गायब हो जाते हैं। फिर कुछ दिन शांति रहती, फिर आपको अचानक दूसरे शहर के लोग दिखने लगते हैं। लेकिन अगर जब हमने रेड्स करी, इंक्वायरीज करी, तो वो जहाँ ठहरे होते हैं ना, बाईपास के नीचे, वो फ्लाईओवर के नीचे, और वो इलाके आपको सेम ही दिखेंगे। तो वो सिंडिकेट है कि जो उनकी ट्रेन की टिकट भी कराता है, उनके रहने का इंतज़ाम भी करता है। तो आज उन्होंने देहरादून में छोड़ा था, 3 हफ्ते देहरादून में जब तक एक्टिव हो, तब वो दिल्ली भेज दिया, फिर उसने उसको बॉम्बे, मतलब लाइक दैट। सो जनरली इट इज़ हैपनिंग इन कनाइंस विद पेरेंट्स। वो सैड पार्ट है। उसका सल्यूशन इमीडिएटली ना मेरे पास है, ना NGOs और सिविल सोसाइटी के पास, पुलिस के पास। हम FIR कर सकते हैं, हम उस पर केस दर्ज कर सकते हैं, लॉ में बहुत सारे प्रोविज़न हैं, करते भी हैं। बट अगर सारे प्रोविजंस को अक्षर लगाएंगे तो जिस गरीबी के चलते वो ये सब शॉर्टकट्स अपना रहे, वो और तो सल्यूशन है कि हम पूरी फैमिली को लिफ्ट करें, उनके स्किलिंग के जोड़े, और ऐसा हो रहा है। वी आर ट्राइंग कि जो रिहैबिलिटेशन है वो पूरे परिवार का करें, उनका फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली लिमिटेशंस को देखें। और जब तक हम उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। गीता मैम, एक समस्या चाइल्ड लेबर की, बहुत मामले आपके पास आते होंगे, आपके संज्ञान में आते हैं, उतने नहीं। हाँ मैम, जैसे एक देहरादून का स्कूल का कोई इंसिडेंट था, अक्टूबर 2025 की। एक हेड मिस्ट्रेस थी, उसको सस्पेंड किया गया, बच्चों से कुछ मैनुअल लेबर करा रही थी स्कूल में। सेलाकुई में 5 शॉपकीपर्स पर 9 बच्चों। एब्सोल्युटली, शॉपकीपर्स हाँ आर डूइंग इट, मैकेनिक्स आर डूइंग इट, फल बेचने वाले के साथ है। ये टीचर वाला तो पर्सनली स्पीकिंग, अगर आप कुछ बच्चों से वो जो करा रही थी वो हज़ार्डस नहीं था। इन जापान दे रूटीनली क्लीन देयर ओन स्कूल्स, और अगर वो अपने कैंपस के उसमें करा रही थी तो आई थिंक उसको इतना हमें तूल नहीं देना चाहिए। बच्चों को भी अपने आसपास की सफाई में, कंस्ट्रक्शन एज इन सामान उठा के इधर से उधर अगर वो कर रहे हैं और उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट वाज अ क्राइम। वन सेकेंड है, जो उस पर बहुत एक्शन होता है और हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब जब ड्राइव चलती है, मेरे पास फ़ोनों की झड़ी लग जाती है कि फ़लाने को कर लिया है, आप उसको छुड़वा दीजिएगा। सो वी सिंपली हैव टू टेल देम दैट DM इज़ द बॉस। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती हैं, DM की अध्यक्षता में, दे कंडक्ट दीज ड्राइव्स, एंड बहुत बहुत फ़र्क आया। गीता मैम, मैं एक सवाल आपसे लास्ट में, मतलब थोड़ा डिटेल्ड में इसमें चाहती हूँ आप एक बात करें चाइल्ड राइट्स के बारे में। कौन कौन से राइट्स हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, प्लस अगर बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो वो किस प्रकार से अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? हर बच्चे के लिए एक ब्लैंकेट नंबर है 1098 1098। 24 घंटे 365 दिन आपके लिए उपलब्ध है। किसी भी तरह की शिकायत हो, आप 18 से कम के हैं या जिस बच्चे के बारे में आप बताना चाहते हैं वो 18 से कम का है, 1098 को इन्फॉर्म करिए। वो अपने आप कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ तालमेल करेगा, बच्चे को रेस्क्यू करेगा। अर्जेंट है तो अर्जेंटली करेगा, नॉन अर्जेंट है तो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिलके करेगा। भारत सरकार DCPUs के साथ अब हर जिले में 1098 का संचालन हो रहा है। पुराना था, 1098 बहुत सालों से चल रहा था, पहले इसे प्राइवेट NGOs करते थे। अब भारत सरकार के प्रोग्राम वात्सल्य के तहत DCPUs के साथ मिलकर हम 1098 ऑपरेट करते हैं। हर जिले में CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑफिसर्स से, चेयरपर्सन से मिलिए, मेंबर्स से मिलिए, अपनी कंप्लेंट किसी भी तरह की हो, एडॉप्शन है, रेस्क्यू करना है, प्रताड़ना है, आप बता सकते हैं। हर जिले में जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं।
हर थाने में एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पुलिस ऑफिसर है, और वो बच्चे को सभी तरह की सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर जिले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफिसर है। हर विलेज पे चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर है। विलेज लेवल ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ब्लॉक लेवल पे वी हैव। तो हर लेवल पे हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है। इन सब के ऊपर स्टेट लेवल पे, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। और आप हमें व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, ईमेल पे या फिज़िकली कंप्लेन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कंप्लेन को हम लोग एड्रेस करते हैं। स्कूल्स के लिए सभी विद्यालयों की एपिलेट अथॉरिटी, यानी कि सबसे ऊपर RTE एक्ट में सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। और आप स्कूलों की कोई भी कंप्लेंट जब आप हमारे पास लाते हैं तो हम उसको एड्रेस करते हैं। साइबर के लिए, साइबर फ्रॉड के लिए 1930 बहुत एक्टिव है, भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नशा के लिए, नारकोटिक्स के लिए, हर चीज़ के लिए अलग हेल्पलाइंस है, मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। बट बच्चा है तो 1098 है, साइबर स्पेसिफिक है तो 1930 है, एंड आपका अपना CWC है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर है, एक डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है, DCPOs। आप उनको कांटेक्ट करिए, हर तरह से वो आपके लिए उपस्थित है। सो एक बहुत रोबस्ट सिस्टम है। मैं मानती हूँ कि चाइल्ड राइट्स की बात, चाइल्ड राइट्स सिस्टम अभी नेसेंट है, थोड़ा नया है हमारे देश में। हम बहुत समय से सिग्नेटरी हैं कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, UN कन्वेंशंस, हम साइन तो कर रहे थे पर काम नहीं हो रहा था। ये एक्ट ही 2009 में आया, NCPCR का गठन 2000, ये एक्ट 2008 में आया, 2009 में गठन हुआ, 2011 में उत्तराखंड का स्टेट कमीशन एक्टिव हुआ है, मतलब स्थापना हुई है। सो अभी थोड़ा सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, बट हो रहे हैं और रोबस्ट है। और जहाँ प्रदेश का मुखिया सदैव बच्चों के लिए चिंतन करता हो, आई एम श्योर हम बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस, सेफ स्टेट, सेफ कंट्री की तरह उभर रहे हैं। और ऑनलाइन डैमेजेस जितने हो रहे हैं सोशल मीडिया या साइबर क्राइम से, उतना ही ऑनलाइन स्पेसेस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑनलाइन कंप्लेंट्स, रिड्रेसल, उसने हमारी रीच को बहुत आसान कर दिया। पिथौरागढ़ का आदमी भी मुझे अगर मेल लिखता है तो वी टेक नोटिस। तो अब फिजिकल बैरियर नहीं है, आपको सिंपली scpcr.uk@gmail.com आप मेरी वेबसाइट से ईमेल आईडी लीजिए और किसी भी तरह की कंप्लेंट डालिए। हम एक्शन भी लेते हैं, संज्ञान भी लेते हैं, करेक्शन भी करते हैं और आगे के लिए प्रिवेंशन भी करते हैं। गीता मैम ने जो भी नंबर्स और जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से उसे हम फ्लोट करेंगे ताकि इजीली एक्सेसिबल हो जाए हमारे बच्चों के लिए। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे, रेडी हैं? ओके। मैम, आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्टे इन्फॉर्म्ड बट नॉट टू इन्फॉर्म्ड। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। प्रोसेस करिए, प्रैक्टिस करिए, स्किल करिए, स्किल जनरेशन। एक शब्द में बाल सशक्तिकरण आपके लिए क्या है? टू हैव माई विजन एंड माई वॉइस बी हर्ड। जब मेरी आवाज़ को सुना जाए और उसके स्वरूप मेरे लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो सशक्तिकरण है। अगर आपको एक कानून तुरंत बदलने का मौका मिले तो कौन सा होगा? सोशल मीडिया एक्सेस। आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला कौन सा रहा? सबसे मुश्किल फैसला
डॉक्टरी छोड़ के चाइल्ड राइट्स पे आना, बट दैट वाज माय पैशन. आई एम हैप्पी आई डिड दैट. दिन की शुरुआत चाय से या कॉफ़ी से? चाय से. आपकी पसंदीदा किताब या लेखक? जब मैं पुराने ज़माने में एज अ गर्ल तो शिवानी को बहुत पढ़ा है, प्रेमचंद को बहुत पढ़ा है. आई थिंक अ लॉट ऑफ एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर चिल्ड्रन मैंने शायद प्रेमचंद की कहानियों से प्रेरित होके. और बाल सुलभ क्या है वो रविन्द्रनाथ टैगोर. इनफैक्ट 3 days ago आई हैव अ लिटिल ग्रैंड डॉटर नाउ, तो मैंने ऑनलाइन से रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा एक चाइल्ड कलेक्शन को मंगाया, बिकॉज बहुत प्रेरक है वो. बाल सुलभ क्या है उसको डिफाइन बहुत सुंदर तरीके से करते हैं. और एम्पैथी प्रेमचंद बहुत सुंदर सिखाते हैं. महिलाओं का जीवन, उनके मन की उथल पुथल, दैट इमोशनल टर्मोइल, शिवानी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है. तनाव में आपको सबसे ज़्यादा क्या सुकून देता है? खाना. आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है? मीठा कुछ भी. घर का खाना या बाहर का? नहीं, घर का. उत्तराखंड इनफैक्ट की लौकी. लौकी क्या मैम, सब्जी? यस, ओके. आई लव लौकी की सब्जी. ओके. उत्तराखंड की कौन सी जगह दिल के सबसे करीब है? उत्तराखंड की कौन सी जगह है? दिल के सबसे करीब है. पूरा उत्तराखंड ही दिल के करीब है. पहाड़ में जहाँ अभी भी ओरिजिनल एनवायरनमेंट और ओरिजिनल लोग हैं. कोई पहाड़ी डिश मैम जो आपको बहुत पसंद हो? हाँ, वो राई का साग. संगीत या शांति, आप क्या चुनेंगी? शांत माहौल में संगीत. ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, अगर आप उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नहीं होती तो आज क्या होती? डॉक्टर थी, बच्चों की वही कर रही होती. मैं 45 साल से बच्चों के बीच में ही हूँ और वही होती. हाँ, अगर डॉक्टर ना होती, डॉक्टर, वही मेरा सवाल हो. अगर डॉक्टर ना होती तो टीचर होती. ओके. गीता मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? स्टे इन्फॉर्म्ड, मेक राइट चॉइसेस, डोंट इम्पोज, डोंट कॉपी, बी ओरिजिनल एंड जनरेट वन स्किल. जानकारी जुटाइए, उसको सही रूप में प्रोसेस करिए, अपने मन की सुनिए, दूसरों को देख के कॉपी मत करिए. अपने अंदर एक हुनर को ज़रूर पनपाएं और उसको पूरा स्पेस दें. बिकॉज अगर आपके हाथ में कोई भी एक कला है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो डॉक्टरी हो सकती है, वो कारपेंट्री हो सकती है, आप भूखे नहीं रह सकते. एंड जो भी करना है दिल से सोच के और दिल से समझ के करिए, डेडिकेटेड करिए. तो आई थिंक और आवाज़ अपनी फर्म रखनी है, चिल्लाए बिना. अधिकार को सुरक्षित करना है, लड़े बिना. लेकिन ज़रूरत करने पे, जहाँ प्रेम प्रीत से ना हो, वहाँ शस्त्र भी आना चाहिए. अपने अधिकारों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. हाँ, समय के अनुसार वी कैन लाई लो फॉर अ वाइल. समय के अनुरूप बदला या नेगेटिविटी के लिए जीवन में कभी स्पेस मत रखिए. दूसरे, उसने मुझे डैमेज करा इसलिए मैं उसको डैमेज करूँगा, वो आपके डैमेज को मल्टीप्लाई करेगा. उसने मुझे डैमेज करा क्योंकि उसके पास ये ताकत थी या उसके पास ये पावर थी, कैपेसिटी थी. मैं अपने आप को बिल्डअप करके पहले वहाँ ले जाऊँगा, फिर पंगा लूँगा. माय पॉलिसी. थैंक यू सो मच गीता मैम, आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें अपने बच्चों से रिगार्डिंग दी है और तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल प्लेस आई दिया. वांटेड टू से, मेरे को नाम ही नहीं याद आया. दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर गीता खन्ना, जिनसे हमने खुलकर बातचीत की चाइल्ड राइट्स के बारे में. और अगले एपिसोड में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलेंगे. आप लोग अपना ख्याल रखिए. नमस्कार.